हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारी स्मार्ट नॉलेज क्लासेस में। इस क्लासेस में हम लोग पर्सनैलिटी के बारे में चर्चा कर रहे थे। अभी तक हम लोग पर्सनैलिटी के सिद्धांत पढ़ चुके हैं, जिसमें से हमने 2 सिद्धांत मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत, साइको एनालिटिकल थ्योरी, प्रकार सिद्धांत, टाइप थ्योरीज पढ़ चुके हैं। आज है 3rd लक्षण सिद्धांत, ट्रेड थ्योरीज, जिसे ऑलपोर्ट और कैटल ने दिया है। इसके पहले के मैं पर्सनालिटी से रिलेटेड 3 वीडियो अपलोड कर चुके हैं। यदि आपने वो वीडियो देखे नहीं है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनके लिंक दिए हुए हैं, आप वहां से पढ़ सकते हैं। इसके अलावा यदि आपको PDF फाइल चाहिए है तो टेलीग्राम लिंक दिया हुआ है, आप वहां से PDF फाइल डाउनलोड कर सकते हैं। तो आइए चलते हैं, हम लोग लक्षण सिद्धांत देखते हैं। ये वीडियो यदि आपको पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। चलिए देखते हैं लक्षण सिद्धांत। लक्षण सिद्धांत ऑलपोर्ट और कैटल ने दिए हुए हैं। सबसे पहले हम लोग ऑलपोर्ट का लक्षण सिद्धांत देखते हैं। ऑलपोर्ट का लक्षण सिद्धांत। तो लक्षण सिद्धांत पढ़ने से पहले सबसे पहले हम लोग लक्षण के बारे में जानते हैं कि लक्षण क्या होता है। तो व्यक्तित्व के संदर्भ में लक्षण का अर्थ होता है व्यक्ति का स्थायी गुण। जो व्यक्ति का स्थायी गुण होता है वही व्यक्ति का लक्षण कहलाता है। एग्जाम्पल के रूप में हम लोग ले लेते हैं, यदि कोई व्यक्ति हर समय और हर परिस्थिति में ईमानदारी से कार्य करता है तो ईमानदारी उसका लक्षण माना जाएगा। जो भी व्यक्ति का लक्षण होता है वो कैसा होना चाहिए? स्थायी होना चाहिए। ये जो लक्षण है वो दृढ़ता पर निर्भर करते हैं, किसी में अधिक और किसी में कम और किसी में सामान्य रूप से पाया जाता है। जैसे जैसे जो दृढ़ता होती है इसका स्तर बढ़ता जाता है, व्यक्ति के इन लक्षणों में स्थायित्व आता जाता है और एक स्थिति ऐसी आती है जब ये लक्षण उसका स्वभाव बन जाते हैं। तो ऑलपोर्ट और कैटल ने इन्हीं लक्षणों को व्यक्तित्व का आधार माना और सिद्धांतों का वर्णन किया। सबसे पहला है ऑलपोर्ट का सिद्धांत। तो ऑलपोर्ट ने बताया कि व्यक्तित्व व्यक्ति का वह व्यवहार है जो उसमें निहित कुछ लक्षणों से निर्देशित होता है। इन्होंने लक्षणों को 2 तरह से डिवाइड किया। पहला था सामान्य लक्षण और दूसरा था व्यक्तिगत लक्षण। तो पहला सामान्य लक्षण हम लोग पढ़ेंगे। सामान्य लक्षण जो होते थे वो समाज के सभी व्यक्तियों में पाए जाते हैं और इन लक्षणों का जो विकास होता है वो सामाजिक दबाव के कारण होता है। इन लक्षणों में समाज विशेष के सामाजिक मूल और सामाजिक रीति रिवाजों की झलक मिलती है। ये जो भी लक्षण होते हैं सामान्य लक्षण, ये व्यक्ति के मूल लक्षण नहीं होते हैं और ये सभी व्यक्तियों में समान रूप से पाए जाते हैं। अतः इन लक्षणों से हम लोग व्यक्ति का व्यक्तित्व नहीं जान सकते हैं। इसलिए जो ऑलपोर्ट थे उन्होंने लक्षणों को 2 तरह से डिवाइड किया। पहला सामान्य लक्षण, दूसरा था व्यक्तिगत लक्षण। अब हम लोग सेकंड पढ़ते हैं, व्यक्तिगत लक्षण क्या होता है। ये जो लक्षण थे वो व्यक्ति विशेष में पाए जाते हैं जो अलग अलग व्यक्तियों में अलग अलग होते हैं और अलग अलग मात्रा में होते हैं। जो ऑलपोर्ट थे उन्होंने इन लक्षणों को व्यक्तित्व का आधार माना और इसी के आधार पे जो मनुष्य का व्यक्तित्व होता है उसको डिफाइन किया। तो जैसे मनुष्य का जो सामान्य लक्षण होता है, जैसे जब बालक दुनिया में आता है तो उसे सामान्य लक्षण सिखाए जाते हैं, जैसे अपने धर्म को मानना, दूसरों का आदर करना, सच बोलना, परोपकार करना, सेवा करना। ये सब कैसे हैं? सामान्य लक्षण हैं जो बालक को सिखाए जाते हैं। अब इन्हीं में से कोई लक्षण यदि व्यक्ति का स्वभाव बन जाए, बालक का स्वभाव बन जाए या बालक उसी कार्य को दृढ़ता के साथ करे तो वही लक्षण उसका क्या बन जाता है? स्वभाव बन जाता है। जैसे हम लोग बचपन में बच्चों को सिखाते हैं कि धर्म के प्रति आदर करना, धर्म को मानना। यदि वही बालक धर्म और ईश्वर में लग जाए, ईश्वर की प्रार्थना करने लगे, उसकी पूजा पाठ करने लगी, तो एक दिन वो व्यक्ति क्या बन जाएगा? उस धर्म को मानता हुआ धर्मगुरु बन जाएगा। तो जो धर्मगुरु वो बना है वो क्या हो जाएगा? व्यक्ति का स्थायी लक्षण हो जाएगा और उसी के आधार पे हम लोग उसके व्यक्तित्व को डिफाइन कर सकते हैं कि वो एक क्या है? धर्मगुरु है।
तो वो उसका क्या बन गया, स्थायी गुण बन गया, उसका स्वभाव बन गया, और वही उसका व्यक्तिगत लक्षण भी हो गया। तो ऐसे ही यहाँ पे जो सामान्य लक्षण है वो किसी व्यक्ति में कम पाए जाते हैं और किसी व्यक्ति में अधिक पाए जाते हैं। तो जो लक्षण जिस व्यक्ति में अधिक पाया जाता है वही उसका व्यक्तित्व बन जाता है। और जो आलपोर्ट थे उन्होंने व्यक्तिगत लक्षणों को व्यक्तिगत प्रवृत्ति की संज्ञा दी, और आलपोर्ट ने व्यक्तिगत प्रवृत्तियों की जो भी व्यक्तिगत प्रवृत्ति बताई उनमें आलपोर्ट ने लगभग 18,000 प्रवृत्तियों का बारे में बताया। और जो 18,000 प्रवृत्तियाँ थीं, इनमें से कुछ प्रवृत्तियाँ थी जो व्यक्ति के व्यक्तित्व की पर थी, और कुछ प्रवृत्तियाँ व्यक्तित्व के केंद्र यानी कि व्यक्तित्व के अंदर थीं। इनमें से जो परिधि पे प्रवृत्तियाँ थी उन्हें सामान्य रूप से देखा समझा जा सकता था, लेकिन जो केंद्र में थी उन्हें हम लोग डायरेक्ट देख समझ नहीं सकते थे। तो इसी आधार पे आलपोर्ट ने प्रवृत्तियों को 3 तरह से डिवाइड किया। पहला था कॉर्डिनल प्रवृत्तियाँ, दूसरी हैं सेंट्रल प्रवृत्तियाँ, और तीसरी है सेकेंडरी प्रवृत्तियाँ। यहाँ पे कॉर्डिनल प्रवृत्तियों के अंतर्गत अहिंसा, पराक्रम और सेंट्रल प्रवृत्तियों के अंतर्गत परोपकारिता, दया, सामाजिकता, और थर्ड है सेकेंडरी प्रवृत्तियाँ। यहाँ पे दृष्टिकोण जैसे और हम लोग हेयर स्टाइल ले लेते हैं। जो कॉर्डिनल प्रवृत्तियाँ हैं इन्हें हम लोग जो व्यक्ति का व्यवहार होता है उनमें हम लोग सरलता से देख लेते हैं, और जो सेंट्रल प्रवृत्तियाँ हैं ये मनुष्य के व्यवहार को प्रभावित करती हैं और व्यक्ति के व्यक्तित्व को, जो भी व्यक्ति का व्यक्तित्व होता है उसकी वास्तविक पहचान कराती हैं। और जो सेकेंडरी प्रवृत्तियाँ हैं इन्हें हम लोग गौण प्रवृत्तियाँ कहते हैं। इनका महत्व बहुत ही कम होता है व्यक्ति के जीवन में, और उनकी दृढ़ता भी कम होती है। ये जो प्रवृत्तियाँ हैं किसी मनुष्य में मान लीजिए किसी मनुष्य में सामाजिकता का भाव है, तो किसी मनुष्य में यदि वो समाज के प्रति ज़्यादा तत्पर है, समाज की ज़्यादा सेवा करता है, तो वो उस व्यक्ति की कॉर्डिनल प्रवृत्ति बन जाएगी। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि अहिंसा ही कॉर्डिनल प्रवृत्ति हो। जैसे महात्मा गांधी हैं तो वो अहिंसा पर विश्वास करते थे, तो महात्मा गांधी की जो अहिंसा है गुण उनकी क्या है, कॉर्डिनल प्रवृत्ति। अब जैसे हम लोग दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं महारानी लक्ष्मीबाई का, तो उनके अंदर पराक्रम का गुण था, वो वीर थी, योद्धा थी, तो उनके अंदर जो पराक्रम है वो उनकी कॉर्डिनल प्रवृत्ति बन जाएगी। अब अगला है सेंट्रल प्रवृत्तियाँ। यहाँ पे परोपकारिता, दया और सामाजिकता। जैसे एग्जाम्पल में हम लोग ले सकते हैं राजा राम मोहन राय, वो समाज के प्रति तत्पर थे और समाज की सेवा करते थे, तो उनके अंदर जो उनका मेन गुण था वो क्या था, समाज की सेवा करना। इसलिए राजा राम मोहन का जो समाज की सेवा करने का गुण है वो उनके लिए कॉर्डिनल प्रवृत्ति बन जाएगी। अब यहाँ पे हम लोग ले सकते हैं जो राजा राम मोहन राय थे उनके अंदर भी वीरता का गुण होगा, लेकिन जो उनके अंदर वीरता का गुण है वो उनका मेन गुण नहीं है, इसलिए सामाजिकता ही उनका मेन गुण है, इसलिए सामाजिकता उनकी कॉर्डिनल प्रवृत्ति बन जाएगी। और महात्मा गांधी के लिए अहिंसा है मेन उनका गुण, इसलिए कॉर्डिनल प्रवृत्ति अहिंसा उनके लिए बन जाएगी। इसके बाद यहाँ पे है थर्ड सेकेंडरी प्रवृत्ति। यहाँ पे हेयर स्टाइल और दृष्टिकोण, किसी किसी का देखने का नज़रिया। अब मान लीजिए कोई व्यक्ति है वो चीज़ों को अलग अलग तरीके से देखता है, तो ये जो गुण है ये सेकेंडरी प्रवृत्ति के अंतर्गत आती हैं, क्योंकि इनका महत्व व्यक्ति के जीवन में कम होता है। और इनमें से कोई गुण किसी के लिए कॉर्डिनल प्रवृत्ति का कार्य करता है और किसी के लिए सेंट्रल प्रवृत्ति का कार्य करता है और किसी के लिए सेकेंडरी प्रवृत्ति का कार्य करता है। तो ये था हमारा ऑलपोर्ट का सिद्धांत। इसके बाद हम लोग देखेंगे कैटल का लक्षण सिद्धांत। कैटल का लक्षण सिद्धांत कैटल ने भी लक्षण सिद्धांत दिया
और इन्होंने बताया कि व्यक्तित्व का संबंध मनुष्य के बाह्य एवं आंतरिक दोनों प्रकार के व्यवहार से होता है। उन्होंने किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व के अध्ययन के लिए व्यक्ति, परिस्थिति और इन दोनों के बीच होने वाली अंतःक्रियाओं के अध्ययन को आवश्यक माना। अब ऑलपोर्ट ने जो व्यक्तिगत लक्षण थे उनमें 18,000 लक्षण लिए थे लगभग। यहाँ पे कैटल ने इन्हीं को काट छाँट के इन्हीं में से कुछ गुण लिए हैं, उन्हीं को ही कैटल का लक्षण सिद्धांत माना गया। यहाँ पे 18,000 व्यक्तिगत लक्षणों में से कैटल ने मात्र 4500 लक्षण लिए और उनमें से 200 लक्षण उन्होंने हटा दिए, क्योंकि ये 200 लक्षण कैसे थे, समानार्थक शब्द थे, यानी कि पर्यायवाची शब्द थे, उनको हटा दिया 4500 लक्षण में से। तो अब कितने लक्षण, अब 4500 लक्षण में से 200 लक्षण हटा दिए जो कि कैसे थे, समानार्थक शब्द। अब इन्हीं लक्षणों को हटाने के बाद उनमें से 35 लक्षण लिए। लास्ट में उन्होंने क्या किया, कारक विश्लेषण किया और उसके बाद उन्होंने 35 लक्षण लिए। इसीलिए जो कैटल का लक्षण सिद्धांत है इसको प्रतिकारक प्रणाली सिद्धांत भी कहते हैं। अब इन 35 लक्षणों में जो कैटल थे उन्होंने इन लक्षणों को 2 पार्ट में डिवाइड किया। पहला था सतही लक्षण और दूसरा था स्रोत लक्षण। सतही लक्षण वो लक्षण थे जो व्यक्ति के व्यवहार को प्रत्यक्ष रूप से नियंत्रित करते हैं और स्रोत लक्षण वो लक्षण थे जो व्यक्ति के व्यवहार को अप्रत्यक्ष रूप से नियंत्रित करते हैं। इसके बाद 35 लक्षणों में कैटल ने 23 लक्षण सामान्य 23 लक्षण और 12 लक्षण अलग अलग कर दिए। इनमें से जो 23 लक्षण थे वो सामान्य व्यक्तियों में पाए जाते हैं और 12 लक्षण विशेष व्यक्तियों में पाए जाते हैं। अब इन 23 लक्षणों में कैटल ने 16 लक्षण लिए जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण लक्षण हैं। इसी के आधार पर कैटल ने व्यक्तित्व लक्षण प्रश्नावली दी, जिसे हम लोग 16 PF क्वेश्चनियर कहते हैं। इसके बाद जिस 16 PF क्वेश्चनियर ये क्वेश्चन परीक्षा में पूछा गया है, तो यहाँ पे जो 16 PF यानी कि व्यक्तित्व लक्षण प्रश्नावली जो 16 है वो इस तरह से दी हुई है। तो इन 16 लक्षण प्रश्नावली को हम लोग पढ़ लेते हैं। जैसे पहला है उत्साही, एकाकी, ये इनका विलोम शब्द है। अधिक बुद्धिमान, कम बुद्धिमान, स्थिर, संवेगात्मक, दृढ़, नम्र, हसमुख, सौम्य, आध्यात्मिक, सांसारिक, समाजी, संकोची, संवेदनशील, निष्ठुर, संकालु, विश्वस्त, कल्पना कुशल, यथार्थवादी, व्यवहार कुशल, सामान्य, चिंतित, आत्मविश्वासी, आधुनिक, रूढ़िवादी, स्व आधारित, समूह नियंत्रित, नियंत्रित, अंतद्वंदी, तनाव मुक्त, तनाव युक्त। ये इनके 16 PF यानी कि व्यक्तित्व लक्षण प्रश्नावली है। तो ये कैटल और ऑलपोर्ट का लक्षण सिद्धांत था। तो आज के लिए इतना ही। इसके आगे जो मांग का सिद्धांत है वो मैं कल के वीडियो में अपलोड करूँगी।